तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक अपडेट देता हूं, और ये अपडेट हमारे देश को खाई जा रही है। इसके बारे में चाहे जो पक्ष हो अपने आप को हीरो, सामने वाले को विलन समझता है और इस बात को भूल जाता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो लड़े, चाहे वो मरे, चाहे सामने वाला मरे, चाहे सामने वाले का नुकसान हो, चाहे इस पक्ष का नुकसान हो, नुकसान हमेशा देश का होता है। नुकसान हमेशा देश की शांति सौहार्द का होता है और कई सारे ऐसे लोग इसमें पीड़ित हो जाते हैं जिनका खुद का कोई व्यक्तिगत मामला होता भी नहीं। दरअसल आज सबसे पहले एक न्यूज प्रिंट होती है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कुछ छोटे मोटे न्यूज चैनलों पे। उसमें दावा किया गया कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अब यह न्यूज़ जब छपी, इसी के बाद जो हिंदू संगठन था उसके मन में आक्रोश आया। उनके भी दिमाग में आया कि भाई हम भी कुछ करेंगे। उसके बाद ये लोग निकलते हैं और फिर अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें न्यूज़ निकल के सामने आती कि पुणे में एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया। अब ये दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई और पहली न्यूज़ जो निकल के सामने आई वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, अपमानित किया गया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब दोनों ही न्यूज़ जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि अपमान हुआ है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, दूसरी तरफ मस्जिद में भगवा झंडा लेके उसके ऊपर फहराया गया, तो यहाँ मस्जिद का अपमान हुआ। अब इसको लेके पूरे इलाके में तनातनी बनी हुई है। हो सकता है कि जब तक आप ये न्यूज़ देखें और हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें तब तक इसमें कुछ और डेवलपमेंट हो जाए, कुछ हादसे हो जाए। और ऐसा क्यों? चंद शरारती लोगों को ये दिमाग में आता है कि चलो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसके बाद इधर वालों को क्या कि चलो अब डायरेक्ट हम बदला लेंगे, घर में घुस के मारेंगे। इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं छतों पे और जो मस्जिद है उसके ऊपर भगवा झंडा लहरा देते हैं। इससे क्या किसी की जीत हुई? क्या किसी की हार हुई? या फिर जिन लोगों ने भी ऐसा किया या फिर आसपास के जितने लोग हैं, वो चाहे हिंदू धर्म से संबंध रखते हो चाहे मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हो, दोनों ही लोगों के मन में डर का माहौल महीनों तक बना रहेगा। क्योंकि सबको पता है कि ऐसी स्थिति में मासूम लोग मारे जाते हैं, ऐसी स्थिति में अक्सर दंगे भड़कते हैं और ऐसी स्थिति में कौन मारा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मरने वाला हिंदू ही होगा या फिर मरने वाला मुसलमान ही होगा। तो कुछ लोग अपनी हरकतों से देश को जलाने का काम करते हैं। खैर, मुझे लगा कि आपको एक बार इसके बारे में बता दिया जाए। हो सकता है कल तक आपको बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे मेन आर्टिकल के तौर पे ये खबर देखने को मिलेगी। खैर, तो एक अपडेट थी और अब आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पुरानी सोच, नई सोच, बेटियां घर को बनाती भी हैं तो बेटियां घर को तबाह भी करती हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक बेटी अगर अपने घर पे है तो बहुत कुछ सोचती है, लेकिन जब दूसरे के घर पे जाती है तो वहाँ जाके क्या सोचती है ये भी आपको पता चलेगा। और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे और हर एक एंगल जब आपको समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि इसमें गलती किसकी है, और ये आप मुझे खुद बताएंगे। इसमें मैं किसी की गलती नहीं दूंगा। कहानी गाजीपुर की है, उत्तर प्रदेश का एक बेहद मशहूर शहर। गाजीपुर में एक गांव लगता है डिलिया गांव, और इसी गांव में एक यादव फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 5-6 लोग थे। इस परिवार के मुखिया, जिनकी उम्र लगभग 70 साल, इनका नाम शिवराम यादव। इनकी पत्नी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, जामुनी देवी, और इनकी एक बेटी थी कुसुम यादव, उम्र लगभग 35 साल, और अभय यादव, उम्र लगभग 32 साल। तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। बात कई साल पहले की है, तब बच्चों की भी उम्र कम थी। लिहाजा परिवार वालों ने अपनी बिटिया के लिए, अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू किया और सबसे पहले कुसुम यादव की एक घर में शादी कर दी गई। कुसुम यादव की शादी हुई। शादी होने के बाद कुसुम यादव अपने ससुराल चली गई। उसके बाद फिर जो बेटा था अभय यादव, उसके लिए रिश्ता देखना शुरू हुआ। अभय यादव को ज़्यादा काम वाम करता नहीं था, ज़्यादा होनहार था नहीं, लेकिन परिवार वालों ने बातचीत की अलग अलग जगहों पे और अंत में एक लड़की से अभय यादव की शादी फिक्स हो जाती है। थोड़े टाइम बाद अभय यादव की शादी भी हो जाती है। कुसुम अपने घर चली गई, इधर अभय की शादी हो गई तो एक पत्नी घर पे आ गई। पूरा परिवार बिल्कुल खुश, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा। इधर शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ी। लेकिन इसी दौरान कुसुम के परिवार में उसके पति से कुछ बहस होती है। कुसुम अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है और इसके बाद
धीरे धीरे दोनों के बीच जब दूरियां बढ़ने लगी तो फिर अंत में कुसुम ने फैसला लिया कि अपने पति को छोड़ेगी और अपने मायके आ जाएगी। इसके बाद 7 साल पहले साल 2019 के आसपास कुसुम अपने पति को छोड़ के अपने मायके इसी डिलिया गांव में अपने भाई और अपने पिता के पास आ जाती है। आने के बाद यहाँ पे रहने लगती है, लेकिन फिर कुसुम के दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरा भाई ज़्यादा कुछ कमाता है नहीं और पति से ताल्लुकात मेरे छूट ही गए। माँ बाप मेरे बूढ़े हैं, लगभग 65-70 साल उनकी उम्र है, तो यूँ ही बोझ बन के इनके ऊपर रहना ठीक होगा नहीं, कुछ ना कुछ करती हूँ। इसके बाद कुसुम ने एक मेडिकल स्टोर खोल लिया। आमतौर पे गांव में लोग खोल ही लेते हैं, ना कोई डिग्री ना कोई डिप्लोमा, कोई भी खोल लेता है। कुसुम ने मेडिकल स्टोर खोल लिया। उसके बाद दिन भर अपने मेडिकल स्टोर पे बैठती, शाम को वापस आती। इधर धीरे धीरे परिवार में भी अब कहीं ना कहीं कलह शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, अब आमतौर पे आज के टाइम में कोई किसी को बर्दाश्त अपने घर में करना चाहता नहीं। अगर ननद भी ज़्यादा दिन तक रहे तो भाभियों को ख़राब लगता है, भाभियाँ कुछ बोलने की कोशिश करे तो नंदों को ख़राब लगता है कि भाई ये तो मेरा घर था, ये तो 4 दिन की आई हैं, ये कैसे बोलने लगी। सेम सिचुएशन अब शिवराम यादव के घर में होने लगी। शिवराम के जो बहू थी वो अपनी ननद को पसंद करे ना, और ननद थी कि अब उसकी शादी टूट गई थी तो फिर यहीं रहना था, तो इसको लेके आए दिन इन दोनों के बीच तकरार शुरू हुई। खैर ननद भाभी की ये लड़ाई थी, ज़्यादा किसी ने सीरियस लिया नहीं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, साल दर साल गुजरते चले गए। धीरे धीरे साल 2025 आ गया और साल 2025 में फिर जुलाई का महीना आ गया और जुलाई में भी आखिरी हफ्ता चलने लगा। इसी आखिरी हफ्ते की बात है, अभी चंद दिन पहले की। एक दिन कुसुम अपने काम को लेके सुबह सुबह निकलती है। सुबह जब ये निकलती है, निकलने के बाद फिर वापस आती है। वापस आने के बाद फिर जैसे ही अपने घर की तरफ पहुंचती है, लगभग दोपहर के 12:30 की बात है, अचानक से देखती है कि उसका जो भाई है वो झगड़ा कर रहा है अपने पिता से, अपनी माँ से। अब ये झगड़ा जब वो सुनती है तो वहाँ पे छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुसुम छुड़ाने जाती है, अचानक से जो भाई था अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी लेके कुसुम को दौड़ा लेता है। अब शुरुआत में लगा कि यूं ही डराने की कोशिश कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से उसके सर पे खून सवार था, कुसुम अपनी जान बचा के चीखती हुई चिल्लाती हुई गांव के बीच से भागती है। भाई पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा, बहन आगे आगे भाग रही। तमाम लोग ये मंजर देख रहे हैं, लेकिन किसी में दम नहीं कि जाके उसको रोक दे, चूंकि उसके सर पे खून सवार था। महिला थी, ज़्यादा देर तक दौड़ पाती नहीं, गिर जाती है। और जैसे ही गिरती है, फौरन जो उसका भाई था, उसका सगा भाई अभय, अपनी बहन के ऊपर टूट पड़ता है और कुल्हाड़ी से लगभग 7 से 8 घातक वार करता है। वो भी गले पे, सीने पे और पेट पे। 7 से 8 वार में ही तमाम नसें कट जाती है, सीना फट जाता है, पेट फट जाता है, गर्दन कट जाती है। अब ये तमाम चीज़ जैसे माँ बाप देखते हैं, वो भी छुड़ाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप दौड़ते हैं, फिर से इसका मूड बदलता है। पूरा गांव तमाशा देखता रहा। अभय अब अपने माँ बाप को निशाना बनाना शुरू करता है। सबसे पहले अपने पिता शिवराम यादव के ऊपर हमला करता है। उनके गर्दन पे, उनके सीने पे, उनके हाथ पे, उनके पेट पे, पीठ पे, सर पे कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करता है। 2-3 मिनट में ही जो शिवराम यादव थे, 70 साल की उम्र, बेचारे ठंडे हो जाते हैं जब इन पे गिर जाते हैं। अगला वार माँ पे होता है, जामुनी देवी पे। उनको भी सेम तरीके से कुल्हाड़ी से लगभग 7 से 8 वार करके टुकड़ों में काट के मार दिया गया। यानी एक बेटे ने अपनी बहन, अपने पिता और अपनी माँ को मार दिया। अब इतना सब करने के बाद इधर आसपास के तमाम लोग देख रहे हैं, हाथों में उसके कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से टपकता हुआ खून, सर पे सवार खून, इधर 3-3 लाशें। पूरा गांव दहशत में आ गया। इसी बीच किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन इधर जब इसको एहसास हुआ किसने क्या किया, तो अब ये भाग जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर सबसे पहले 112 नंबर, उसके बाद फिर लोकल थाना और धीरे धीरे फिर कोतवाल साहब खुद पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सामने देखते हैं तो 3 लाशें। कातिल के बारे में पूछा गया तो फिर कोई डाउट था नहीं, पूरे गांव ने देखा था कि अभय ने ऐसा सब किया। पुलिस वाले अब अभय की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन अभय का था पता चला नहीं, अभय वहां से भाग गया। अब पूरा गांव परेशान, पुलिस महकमा परेशान, जिसने भी सुना वो तमाम लोग परेशान कि इधर एक भाई अपनी बहन को, एक बेटा अपने बाप को, अपनी माँ को क्यों मार देता है। तमाम लोग कहानी जानना चाहते थे। पुलिस वाले भी परेशान, मुस्तैदी के साथ उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की।
सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि आपको कुछ पता है। आसपास के लोगों ने कहा कि जब से कुसुम आई थी झगड़ा तो होता था, बहस भी होती थी, एक बार पंचायत भी बैठी थी, लेकिन कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई अपनी बहन को कत्ल कर देगा। इधर अब पुलिस वालों को जब आसपास के लोगों से कुछ खास जवाब मिला नहीं, तो फिर इधर उन्होंने पत्नी से पूछताछ शुरू किया। जब पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी बताया कि हाँ, हमारी लड़ाई तो होती थी, क्योंकि भाभी यानी जो ननद जी हैं कायदे से कहा जाए तो, जो दीदी थी वो अक्सर यहीं पे रहा करती थी और हम लोग चाहते थे कि उनकी या तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वापसी हो या फिर वो नई शादी करे, कब तक मायके में बैठी रहेंगी। तो इस बात को लेकर बहस होती थी, लेकिन इतना सीरियस अभी लगा नहीं कि ये कत्ल कर देंगे। अब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों को टटोल लिया, इधर फिर पत्नी को टटोल लिया, कुछ खास जानकारी मिली नहीं, पुलिस वाले भी परेशान। इधर जो कातिल है वो फरार है, 3 कत्ल करके भाग चुका है। पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए। जब तमाम तफ्तीश, तमाम जांच पड़ताल पुलिस वालों ने कर ली, अपने तमाम मुखबिरों को एक्टिव किया, इधर पत्नी के नंबर को सर्विलांस पर लगा कि क्या पता भाई पत्नी को कुछ पता हो और बातचीत होती हो। तो तमाम सर्विलांस और तमाम मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद अंत में जो अभय यादव था उसकी सूचना मिल जाती है। 3 दिन बाद अभय यादव की जब सूचना मिल गई, उसके बाद पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि एक आदमी 3 कत्ल कर चुका है तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले भी इंसान है, वो भी डरते हैं, तो पूरी मुस्तैदी के साथ घात लगा के, एम्बुश लगा के वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद फिर अभय यादव को चारों तरफ से घेरा जाता है। घेरने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर लाया जाता है। अब लाने के बाद इसको थाने में बैठाया गया। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई कि तुमने कत्ल क्यों किया। शुरुआत में जब अभय से पूछताछ की गई तो अभय ने कुछ खास बताया नहीं। उसने कहा कि मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है और ऐसी चीज़ें मैं करता रहूँगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने गंभीरता से पूछताछ की, उसका भरोसा जीता कि नहीं तुम बताओ, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब अभय यादव ने अपना मुंह खोला और जो कहानी सुनाई, इस कहानी को आप जिस एंगल से देखेंगे वही एंगल आपको लगेगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत लगभग 2-3 साल पहले हो जाती है। भाभी और ननद के बीच झगड़ा चल ही रहा था। इसी दौरान जो अभय था उसको भी नहीं पसंद था कि भाई उसकी बहन मायके में बैठी रहे, तो फिर उसने कोशिश की कि मेरी जो बहन है उसकी कहीं शादी हो जाए या फिर शादीशुदा ज़िंदगी में वापस लौट जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें उसको पसंद आई नहीं कायदे से। जो कुसुम थी वो लगातार इस चीज़ का विरोध करने लगी और कहीं ना कहीं फिर अपने माँ बाप को भरोसा जिताने लगी कि देखो जो मेरा भाई है वो मेरे ही खिलाफ खड़ा और आप हैं तब ये मुझे भगाना चाहता है, और अंत में अगर आप कभी नहीं हुए, और जाहिर सी बात है आपकी उम्र हो गई है, जो पिताजी हैं 70 साल के हैं, माँ 50 साल की है, तो अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो फिर ऐसे हाल में ये मुझे भगा देगा और मैं कहाँ जाऊँगी। अब बहन ने अपने भाई के खिलाफ माँ बाप को भरना शुरू किया। धीरे धीरे माँ बाप कन्विंस होने लगे। इधर फिर ये थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी करने लगा, कुछ कुसंगत में भी आ गया। इस बात का भी फ़ायदा उठाया कुसुम ने अपने माँ बाप को समझाया कि कैसे सारी प्रॉपर्टी अगर इसके नाम हो गई तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, ये तमाम चीज़ों को बेच देगा, तमाम चीज़ों को ख़राब कर देगा और अंत में हमें कुछ मिलेगा नहीं। और साथ ही इसने ये भी बताया कि अगर माँ बाप कल नहीं रहे तो मैं जाऊँगी कहाँ। अब बूढ़े माँ बाप, उनका दिल बड़ा नाजुक, उन्होंने सोचा कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर बेटा ना चाहे तो मेरी बेटी कैसे रहेगी। उन्होंने फिर पूछा क्या किया जाए। तब बेटी ने कहा कि अगर आप कुछ ज़मीन मेरे नाम कर दें तो फिर ऐसे हाल में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मेरे नाम रहेगी तो फिर मैं चाहे जो करूँगी, मेरा भाई मुझे कुछ कह नहीं सकता, कानूनी लड़ाई में लड़ सकती हूँ। माँ बाप बेचारे इस बात को मान जाते हैं। मानने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि वो 12 बिस्सा ज़मीन अपने बिटिया के नाम कर देंगे। अब कायदे से देखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कुसुम ने वहाँ पे मैनिपुलेट किया, ब्रेन वॉश किया, वो चीज़ें थोड़ी सी असमंजस में डालती हैं। इसके बाद 12 बिस्वा देने की बात की गई। बेटे को कुछ नहीं बताया गया, बेटे से सारी चीज़ें छुपाई गई। एक दिन मौका देख के जो कुसुम थी अपने माँ बाप को लेके पहुँचती है रजिस्ट्रार ऑफिस और वहाँ पे ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा लेती है और 12 बिस्सा ज़मीन अपने नाम करवा लेती है। ना ही इस बारे में बेटे को कभी कुछ पता चला, ना ही माँ बाप ने अपना मुंह खोला कि उन्होंने बिटिया के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, लेकिन इसी दौरान फिर एक दिन वो अपने ज़मीन के कागजात और तमाम चीज़ों को देख रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र उस ज़मीन पे पड़ी। उस पे जो ओनर का नाम था वो बाकायदा लिखा हुआ था कि इस पे तो अब कुसुम यादव मालिक है। ये बात जब बेटे ने देखा तो मानो उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि भाई ये क्या है। उसने माँ बाप से पूछना शुरू किया। माँ बाप ने बताया कि हाँ, हमने 12 बिस्सा ज़मीन लिख दी।
अब यहाँ पे बेटे को 2-3 चीज़ें खराब लगी। पहला कि भाई छुपा के क्यों लिखा, और दूसरा जब यहाँ पे वो रह रही है, खा रही है, तो फिर ज़मीन उसको देने का क्या मतलब। अब ये चीज़ कानूनन तौर पे तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके हिसाब से गलत था। अब इसको लेके गांव में भी हो गया, कई लोगों से उसने मदद मांगी और फिर अंत में एक पंचायत बैठाई गई। पंचायत में मुद्दा यही था कि ज़मीन क्यों दी गई, वापस किया जाए। लेकिन पंचों ने कहा कि भाई कानून तो यही कहता है कि बिटिया चाहे तो अपना हिस्सा ले सकती है और बेटे ने लिया तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब पंचायत ने भी मदद की नहीं है। धीरे धीरे इधर अभय यादव के मन में ये बात खटकती चली गई कि भाई आज तो 12-20 हुआ और कल को ये पता नहीं कितना लिखवा लिया। अब इसी बात को लेके फिर इसके मन में एक नफरत भरती चली गई। आए दिन वो अपने माँ बाप से भी लड़ने लगा। इधर ननद भाभी लड़ी रही थी, इसका भी अपनी बहन से एक लगाव जो था वो खत्म हो गया। वक्त के साथ साथ नफरत इस कदर आगे बढ़ती चली गई कि फिर उस दिन जब ये लड़ाई कर रहा था और गुस्से में ही जब इसने अपनी बहन को देखा, तब इसके दिमाग में आया कि अगर आज इसको मैं मार दूं तो कल को ये किचकिच ही खत्म हो जाएगी कि ये मेरी ज़मीन लेगी या फिर प्रॉपर्टी लेगी। इसके बाद फिर उसी हीट ऑफ द मोमेंट में, कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था, कोई पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि इसमें आदमी से कुछ भी हो जाए। तो हीट ऑफ द मोमेंट के तहत ये जो अभय यादव था वो अपनी बहन को दौड़ाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी बहन का गला काटता है, उसके पेट पे, उसके सीने पे वार करता है, उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करता है। पूरा इत्मीनान के साथ तब तक मारता है जब तक इसको सुकून ना हो गया हो कि हाँ मेरी बहन अब मर गई। इसके बाद गुस्से में फिर ये रुका नहीं, इसने अपने बाप को मारा, उसके बाद अपनी माँ को मारा और आज जालम ऐसे हैं कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं। ये पुलिस की कस्टडी में है, कोई भी इन लाशों को आग देने वाला नहीं। आलम ये था उस गांव के लोगों ने जो बताया, अगर उसको सच माने तो जब खेतों में लाशें पड़ी थी, सड़क तक बाकायदा चारपाई पे लाद के इन लाशों को लेके जाया गया। उसके बाद इन लाशों को पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं। पूरी चारपाई, पूरा खेत, पूरा जिस रास्ते से जाया गया, खून टपकता रहा। उसके बाद फिर इनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जाहिर सी बात है एम्बुलेंस के पैसे आसपास के लोग कहाँ से देते। एक घर में बहू थी, वो भी क्या ही करती। अंत में एक डीसीएम पे 3 लाशें लाद के गांव में लाई गई। गांव के लोगों ने जैसे तैसे करके उन लाशों का अंतिम संस्कार किया। आप सोचिए कि अब उस घर में एक बहू है, शायद कोई छोटा बच्चा हो तो हो, लेकिन अभी तक जो इनपुट है उसके हिसाब से कोई बच्चा भी नहीं है। तो 12 ज़मीन भी रखी रह गई, घर का तमाम कोना कोना वहीं रखा रह गया। बहन मर गई, भाई जाहिर सी बात है 3 कत्ल की हैं तो उम्र कैद और फांसी के नीचे कोई सज़ा नहीं होगी। तो भाई भी बहन भी सब गए, ज़मीन रह गई, प्रॉपर्टी रह गई और लालच, ईर्ष्या, मन में द्वेष सब धरा का धरा रह गया। खैर, कई सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि ये कहानी आप सुनाएं, तो मुझे लगा कि आज सुनाना चाहिए। रिसर्चिंग करता गया तो दिमाग हिलता गया कि आदमी क्या क्या सोच सकता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।